सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, कुछ बताया ही नहीं जाता। वजीर आला सिंध का एपेक्स कमेटी के इजलास में शिकवा। नैब का किरदार भी महदूद करने का मुतालबा। वजीर आजम की तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, लेकिन कुछ देर बाद ही नैब का सिंध हुकूमत के एक अहम डिपार्टमेंट पर छापा। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद सही तरीके से नहीं हो रहा। वजीर आजम नवाज शरीफ का अदम एतमाद का इजहार। वजीर आजम की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन चौधरी निसार बहुत पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं। इसहाक डार ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि विदहोल्डिंग टैक्स 0.6% करने के अमल को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सराहा। जानेंगे कि खुद असद उमर इस हवाले से क्या कहते हैं, जिनके बारे में, जिनकी तकरीर के बारे में इसहाक डार ने राय दी। हुकूमत नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के बहरान पर काबू पाने के लिए सरगर्म हो गई। इंतजामी उमूर अमरीकी कंपनी को देने का फैसला कर लिया, मगर मामला बदइंतजामी ही का नहीं है। आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि मामला शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के ताल्लुकात का भी है। और 20 करोड़ आबादी के मुल्क में सर्द खाने ना होने के बराबर हैं। किसी भी आफत की सूरत में बड़ी वबा फैल सकती है, शामिल करेंगे खुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। नेशनल एक्शन प्लान की कमेटी का अहम इजलास हुआ। तमाम बड़ी शख्सियात ने, मुल्क के बड़े इदारों की शख्सियात ने इसमें शिरकत की। तवक्को की जा रही थी कि कायम अली शाह साहब जो दुबई गए थे, जरदारी साहब के बुलाने पर दुबई गए थे, वो बहुत सारे शिकवे करेंगे, FIA नैब की कार्रवाई के हवाले से शिकवे करेंगे, और ऐसा ही हुआ। और ये भी शायद तवक्को की जा रही थी कि वजीर आजम उन्हें कुछ यकीन दहानियां भी कराएंगे कि उनके तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। यकीन दहानी भी वजीर आजम ने कराई, मगर शिकवा जिस तरीके से रिवायती था, उसी तरीके से यकीन दहानी भी रिवायती साबित हुई। और वजीर आजम की यकीन दहानी के कुछ देर बाद नैब ने सिंध के एक इंतहाई अहम डिपार्टमेंट में एक दफा फिर छापा मारा। कायम अली शाह ने आज क्या कहा वो बहुत अहम है। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई, और जिस डिपार्टमेंट पर इस यकीन दहानी के बावजूद छापा मारा गया वो डिपार्टमेंट भी बहुत अहम है। कायम अली शाह ने कहा कि नैब के किरदार को वाजे किया जाए। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने नैब और FIA का सिंध में किरदार महदूद करने का भी मुतालबा किया। दोनों इदारों की सिंध में कार्रवाई उनके इख्तियारात से तजावुज़ है, कायम अली शाह साहब का कहना था। उनका मजीद कहना था, उन्होंने मजीद शिकवा भी किया कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं, मगर मुझे कुछ बताया ही नहीं जाता। उन्होंने मुतालबा किया कि किसी भी कार्रवाई से कबल उनके इल्म में लाया जाना चाहिए, जिससे साफ नजर आता है कि वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं बताया जाता। वज़ीर आला सिंध ने यह भी शिकायत की कि नैब प्ली बार्गेनिंग पर भी एतमाद में नहीं लेती। उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्ली बार्गेनिंग का पैसा कहां जाता है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध के तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी, मगर दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये यकीन दहानी पहले भी कराई थी। और जब वज़ीर आज़म कराची आए थे तो इसार साहब की तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी। और जब हमने ये सवाल रखा था वज़ीर इत्तलात सिंध निसार खोड़ो साहब के सामने अपने प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा था कि यकीन दहानी तो कराई है, मगर आगे चल के देखें क्या होता है। और आगे चलकर क्या हुआ, कुछ दिन बाद डॉक्टर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज नजर आई। आज फिर जब गिला किया कायम अली शाह साहब ने, गिले के ऊपर वजीर आजम ने कहा कि मैं यकीन दहानी कराता हूं कि आपके तहफ्फुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये मीटिंग खत्म ही हुई थी। इस मीटिंग के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज ही चल रही थी कि आज सिंध हुकूमत के कोऑपरेशन डिपार्टमेंट पर छापा मारा गया। ये वो महकमा है जो सिंध की मुख्तलिफ सोसाइटीज के मामलात देखता है। इसमें क्या मामलात रहे हैं, कहां कहां मामलात खराब रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में भी उठा चुके हैं। वाज़ेह रहे कि पहले भी जब वज़ीर आला सिंध ने शिकवा किया था तो क्या हुआ हमने आपको बताया। आज शिकवा किया, फिर यकीन दहानी कराई, फिर क्या हुआ, और ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस दिन इतना जरूर हुआ था कि वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई। रात को निसार खोड़ो साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि आगे चलकर देखते हैं कि इस पर अमल होता है या नहीं। आज इसकी नौबत भी नहीं आई। निसार खोड़ो साहब आज हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में जरूर मौजूद हैं, मगर शिकवा हुआ, यकीन दहानी हुई, और हमारे इंटरव्यू से पहले एक और कार्रवाई नैब की तरफ से हो चुकी है। निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, आपने सुना होगा, आज फिर शिकवा, फिर यकीन दहानी, फिर कार्रवाई। क्या सिंध का इतना मामला खराब है, इतना आवे का हवा बिगड़ा हुआ है कि वजीर आजम यकीन दहानी कराते हैं मगर इदारे रेजिस्ट नहीं कर पाते कार्रवाई में?
देखें, अब अगर मैं इस पे कहूं कि कायम अली शाह साहब ने एपेक्स कमेटी में अगर तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया, शिकायत की, तो यकीनन प्रॉपर फोरम पे वो शिकायत हुई है। ठीक है, अगर उस प्रॉपर फोरम की सदारत करने वाले वजीर आजम साहब थे और उन्होंने कहा कि आपकी जायज शिकायत है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करने की यकीन दहानी कराते हैं, तो एक्चुअली तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अथॉरिटी को चैलेंज किया किसी अदारे ने। वजीर आला तो अपनी जगह पे शिकायत करते रहे और उनको यकीन दहानी भी कराते रहे, लेकिन सारी क्या नैब को पता नहीं होंगी कि आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग, क्या वो इंतजार नहीं कर सकते थे? अगर उनके पास कोई रेफरेंस है तो क्या तरीकेकार अख्तियार नहीं किया जा सकता? ये क्यों तासर दिया जाता है कि जी वजीर आला को बताएंगे तो वो हश हश करने की कोशिश करेंगे? इस तरह से अदम एतमाद का अंदाज क्यों अख्तियार किया जा रहा है? यही तो शिकायतें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ की वजीर आला ने। और मुझे सिर्फ ये बताएगा कि एक और कार्रवाई होने जा रही है और बड़ी मुसद्दिका इतलात हैं कि ज़रदारी साहब ने जब अपनी शिकायत की कि पंजाब में कार्रवाइयां क्यों नहीं होती, राना मशहूद का जिक्र किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है सिटिंग वजीर के खिलाफ, और नैब ही करने जा रही है। आपको नहीं लगता फिर नैब इंडिपेंडेंटली कार्रवाई कर रहा है? वजीर आजम यकीन दहानी करा भी दें, उनके पास सबूत थे, उन्होंने रेड करना था, उन्होंने कार्रवाई की। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है, तो मैंने शुरू दिन से कहा था जब एहतसाब की बात कर रहे हैं और माशाल्लाह इस वक्त PMLN की हुक्मरानी है, वफाक में वो बैठे हैं, तो मैंने ये कहा था, अंग्रेजी में कहा था, चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, अगर वो इस तरह से ही शुरुआत करते तो शायद हमें शिकायत ना होती, लेकिन यहाँ सारी कार्रवाइयां होती रहे और वहां कहीं और जगह कुछ चुपचाप हो और सब कुछ मतलब ठीक ठाक होने का तासर दिया जाए, तो फिर यकीनी तौर पर वजीर आला सिंध की शिकायत नाजायज नहीं है। साहब, जब वहां के भी वजीर के खिलाफ हो रही है और आप कह रहे हैं कि वजीर आजम यकीन दहानी कराएं, उसके बावजूद कार्रवाई हो जाए, तो इदारे जो हैं वो वजीर आजम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं या वजीर आजम की मानते भी हैं या नहीं? उनके अपने पंजाब हुकूमत के वजीर के खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो रही है तो आपके ख्याल में उनके आशीर्वाद से हो रही है या उनको पता नहीं होता? आज यकीन दहानी कराई, नैब ने फिर भी कार्रवाई कर दी, पंजाब में भी एक वजीर के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। पता न होने वाली बात तो उस दिन परवेज रशीद साहब ने कह दिया था कि जब डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी रिपोर्ट मंगाई थी। रिपोर्ट मंगाने का मतलब है कि उनको पता नहीं था, उनकी कार्रवाई हो गई और रिपोर्ट मंगा रहे थे कि किसको कैसे गिरफ्तार किया गया है। बात तो खुल के सामने आ ही रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से भी नहीं पूछा जा रहा। अच्छा, फिर क्या होगा रिसाख साहब? आप लोग शिकवा करते रहे हैं, कर चुके हैं, सख्त मौक़िफ़ भी ले चुके हैं, आगे लाए अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या होगा? कार्रवाइयां बहरहाल हो रही हैं और बाकायदा तौर पर सामने आती हैं। अब हम इंतजार करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब कब शिकायत करते हैं और जब उनकी नहीं सुनी जाए तो फिर उसके बाद कमेंट करेंगे। मगर रिसाख साहब, उसके लिए लाजमी नहीं है कि हाई मॉरल ग्राउंड भी हो पीपल्स पार्टी के पास। कासिम जिया साहब को पंजाब में अरेस्ट किया गया, खुर्शीद शाह साहब ने सख्त मौक़िफ़ लिया, पीपल्स पार्टी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बड़ी ज्यादती हुई है, दरीना कारकुन है, बड़े जबरदस्त वर्कर हैं। आज उनकी प्ली बार्गेनिंग की खबर है। प्ली बार्गेन आप उसी वक्त करते हैं जब अपना जुर्म कबूल करते हैं कि मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं, इतनी पैसे की करप्शन कबूल करता हूं, इतना पैसा ले लें। वो नैब के साथ प्ली बार्गेन कर रहे हैं, तो हाई मॉरल ग्राउंड कहां है पीपल्स पार्टी का जिस पर आप ये कह सके कि जी कार्रवाई ही गलत हो रही? जनाब आली, मैं तो सवाल ये पूछता हूं कि नैब को अख्तियार जब मिला कि प्ली बार्गेनिंग भी कर सकते हो, तो ये कहां का इंसाफ है? आप तो फिर तो इंसाफ का भी पलड़ा जो है वो थोड़ा सा डावाडोल दिखाई दे रहा है ना। आपने खुद ही ये अलाउ क्यों किया कि जी प्ली बार्गेन भी कोई हो सकती है? वो तो नैब का कानून है, वो तो नून लीग और आप लोगों ने मिलकर, आपने अपने दौर में नैब का कानून नहीं बदला, नून लीग ने भी 2-2.25 साल में नहीं बदला, वो तो दोनों की आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो नैब का पुराना कानून है जो भुगत रहे हैं। तो हमारे पास तोहफा है ना जनरल मुशर्रफ का। 5 साल आपके पास हुकूमत थी, 2.25 साल नून लीग के पास है, आप दोनों ने नहीं बदला। साईं मेरे, वो मुशर्रफ साहब पास तोहफा दिया हुआ है कि उसने कहा था हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी, अक्रॉस द बोर्ड होगी, लेकिन हाजिर सर्विस पर नहीं होगी। ये उनके वक्त की बात थी और उस वक्त भी नैब का जिस तरह से इदारा बनाया गया उस पर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की थी कि ये इस तरह से फेयर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। मैं अगर साहब, सियासी जमात हैं आप और जाहिर है एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब से कुछ दिन पहले कायरा साहब ने कहा कि ये फैसला हुआ है कि हम पार्लिमानी सियासत से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि खबरें आ रही थी इस्तीफे ना दे दें और इस किस्म का मामला ना हो। अब क्या करेंगे? फोरम्स पर शिकायत कर रहे हैं, आगे से कार्रवाइयां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी का लाए अमल क्या होगा?
हम पहले इंतजार करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी शिकायत ये करते हैं या नहीं करते। बहुत शुक्रिया। निसार कोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध के मिनिस्टर, और कह रहे थे कि हमने फोरम पर शिकायत की है, इख्तियारात के बगैर ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है। आज जब इजलास हो रहा था और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत में और अहम इजलास था नेशनल एक्शन प्लान का, तो ये इजलास इसलिए भी इंतहाई अहम था कि मुल्क में जारी नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक सवालात उठते रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे हैं कि बहुत सारे नुकात थे जिस पर अमल होना था। अगर पाकिस्तान को दहशतगर्दों से ही नहीं, दहशतगर्दी से भी पाक करना है तो बहुत कुछ है जो हुकूमत ने करना है। आज के इजलास में मुल्क में जारी नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया, लेकिन इस इजलास में सबसे अहम जो बात थी वो वज़ीर आज़म नेशनल एक्शन प्लान पर उनका अदम एतमाद था। वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं दिखाई देते, तमाम सूबों की कारकर्दगी पर मुतमईन नहीं दिखाई देते। ये शिकायत है उनकी, पहले भी उन्होंने की थी कि तमाम सूबों में यकसा पेशरफ्त नहीं हो रही। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास आज जब इस्लामाबाद में हुआ तो इस अहम इजलास में आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, DGISI जनरल रिजवान अख्तर, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर खजाना इसाक डार और चारों सूबों के वज़राए आला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मौजूद थे। इंतहाई अहम इजलास था। चेयरमैन नादरा ने भी इसमें शिरकत की। अदम एतमाद का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये किया गया कि इस पर बहुत सारे मामले आते हैं जो नहीं हो रहे। क्या कह रहे थे मियां साहब, जरा सुनिए। नेशनल एक्शन प्लान का फैसला किया था और इस नेशनल एक्शन प्लान के बाद फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फिर हम अपना मिलिट्री कोर्ट्स को भी बीच में लेके आए। तो अब कुछ हिस्सा अब उस नेशनल एक्शन प्लान का आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है उस पर अभी फ़िलहाल को ख़ास पेशरफ नहीं हुई। मैं ये समझता हूँ कि इस मीटिंग का अब कोई नतीजा निकलना चाहिए और ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि हम पहले भी इस सब्जेक्ट पे बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं और किसी जगह मुल्क में, किसी सूबे में मेरी मुराद है प्रोग्रेस ज़्यादा हुई है, किसी में कम हुई हो, शायद किसी में भी कुछ भी नहीं हुई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रेस हर जगह पे बराबर होनी चाहिए। आपने देखा मियां साहब मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं नजर आ रहे थे, मगर इसके बाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने हस्बे मामूल इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेशनल एक्शन प्लान के 15 नुकात पर तसल्ली बख्श काम किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया ज़रबे अज़्ब के आगाज से अब तक 11,000 से ज़ायद ऑपरेशन हुए हैं, उनका कहना था। और मजीद कहना था कि दहशतगर्द मायूस होकर मीडिया को निशाना बना रहे हैं। 2 या 3 वाक़यात को बुनियाद बनाकर ऑपरेशन को नाकाम करार ना दिया जाए। नैब के 15 निकात मैंने चूंकि ब्रीफिंग की पर कारकर्दगी सिर्फ तसल्ली बख्शी नहीं बल्कि हौसला अफजा पाई गई, मगर इन 15 निकात में भी फास्ट वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया गया और उससे सब इत्तेफाक हुआ। आपने देखा कि एक तरफ लगता है कि मियां साहब मुतमईन नहीं है, दूसरी तरफ लगता है कि वज़ीर दाखिला काफ़ी हद तक मुतमईन नज़र आते हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि चौधरी साहब ने यह नहीं बताया कि वो कौन से 15 नुकात हैं जिन पर वो तसल्ली का इजहार कर रहे हैं, और उन पर इतना ही तसल्ली बख्श काम हुआ है कि वो इस तसल्ली का इजहार कर रहे हैं क्योंकि वज़ीर आज़म उतने मुतमईन दिखाई नहीं देते जितने वज़ीर दाखिला मुतमईन दिखाई देते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेक्टा की कारकर्दगी पर भी इजहार ख्याल किया। नेक्टा वो मामला है जिस पर उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहा गया था कि ज़बरदस्त इदारा होगा, रहमान मलिक साहब के दौर में नहीं फ़ाल हो सका। ये हुकूमत आई, इनकी तरफ से दावे किए गए कि नेक्टा एक ऐसा इदारा होगा जो फ़ाल होगा, ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा, वो भी नहीं फ़ाल हो सका। तो इंसाफ साहब ने क्या कहा, तरह सुनिए। नेक्टा हमारे मुतल्लिक है वफाकी हुकूमत के, इस पे हमारा वो प्रोग्रेस नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है जो शायद जो मुश्किल था ही नहीं, उसको सिर्फ पैसे देने और उसका जो ह्यूमन रिसोर्स एलिमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी, तो नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला अब होगा। वो नहीं हुआ। 9 माह हो गए हैं जब से ये फैसला किया गया था कि इतने अहम इकदाम होंगे, 19 नकात आए थे, उस पर अमल दरामद होगा, मगर नेक्टा फाल नहीं हुआ जिससे मुंसलिक किया गया था पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निजात पाने को। हमने अपने प्रोग्राम में बारहा इस जानिब तवज्जो दिलाई है और बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि नेक्टा को फाल करना होगा, क्योंकि खुद हुकूमत कहती रही है कि वो इदारा है जो बेहतर परफॉर्म करेगा मुल्क से दहशतगर्दी से निमटने के लिए।
चौंसार साहब की इंटरेस्टिंग बात ये थी जब वो बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी भी कबूल कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत की है, फिर कह रहे थे दो छोटे मामलात हैं, दो मामलात हैं जिसमें एक फंडिंग का है, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स का है, तो ये किसने करना था और ये क्यों नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी किस पर है। नेक्टा का क़याम इसलिए किया गया था कि तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के दरमियान मजबूत रवाबित इस्तवार होंगे, जिसका भी दावा इसी हुकूमत की तरफ से किया गया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हवाले से क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, और पता भी क्यों हो, पिछले 9 माह से नेक्टा की वेबसाइट ही गैर फाल है। आप इस वक्त भी अगर कंप्यूटर के आगे बैठे हैं तो अपना ब्राउजर खोलिए, उस पर नेक्टा की वेबसाइट टाइप कीजिए तो आपको क्या नजर आएगा वो हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, अभी तक वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये 9 माह बाद मामला है, बार बार हमने अपने प्रोग्राम में उठाया, बारहा ये इजलास होते हैं, बारहा नेक्टा के हवाले से दावे किए गए थे, मगर मामला क्या है वो आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखा। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई ये भी हुकूमत को बताना होगा। कितने ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनको ब्लॉक किया गया, कितने फेसबुक पेजेस हैं जिनको ब्लॉक किया गया, कितनी वेबसाइट्स पर पाबंदी लगाई गई जो कि दहशतगर्दी का मवाद फैलाती हैं, नौजवानों के जहन खराब करती हैं, और कितने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे थे। इस हवाले से हुकूमत को जवाब देना होगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ी है और नौजवान इस तरफ माइल ना हो, उनकी कोई इस किस्म की उनके जहन में दहशतगर्दी के हवाले से मवाद कोई ना डाल सके। इस पर हुकूमत ने क्या कार्रवाई की हुकूमत को बताना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक और उसके बाद हमारे कल के प्रोग्राम में इसहाक डार साहब ने दावा किया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ताजिरों की हड़ताल को सपोर्ट कर रही है तो गलत कर रही है, क्योंकि जब हम बजट लेके आए तो जो 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स हमने लगाया, इसको खुद असद उमर साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि ये दुरुस्त टैक्स है, और ये उन्होंने प्रपोज किया था कि कम से कम कोई अमाउंट रख दें, जिस पर हमने 50,000 रुपए की कम से कम लिमिट रखी थी। तो ये तो असद उमर साहब ने खुद ने इसको इंडोर्स किया था। असद उमर साहब हमारे शो में होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इसहाक डार साहब दुरुस्त कह रहे हैं, और अगर दुरुस्त कह रहे हैं तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में मुल्क की 2 बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टैक्स से भागने वालों को सपोर्ट करने का जिक्र किया था। विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया है उन लोगों के लिए जो अपने रिटर्न जमा नहीं कराते, रिटर्न जमा करा दें कोई टैक्स नहीं होगा बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर। और कल बात कर रहे थे चौधरी सरवर साहब से, अचानक हमसे रब्ता किया इसहाक डार साहब ने प्रोग्राम के दौरान ही, उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ, और हमसे कहा कि इस बात को कि हमने 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स लगाया है, असद उमर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बजट का जो सेशंस हो रहे थे उसमें तकरीर के दौरान सपोर्ट किया था कि ये दुरुस्त इकदाम है, मगर साथ डिमांड किया था कि कम से कम ऐसी लिमिट लगा दीजिए जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है जो इतना कमाते भी नहीं है वो अगर रोजाना की ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये मामला ना हो, जिसकी वजह से 50,000 रुपए की मिनिमम लिमिट असद उमर साहब के कहने पर लगाई गई थी। असद उमर साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं और खुद उन्होंने कहा कि ये इस मामले पर वो बात करना चाहते हैं, मगर हम दिखा दें कि इसहाक डार साहब ने क्या कहा। पीटीआई की प्रपोजल थी कि 50,000 की थ्रेशोल्ड दे दे, पूछे असद उमर से, उसकी तकरीर में आपको निकलवा के देता हूं कि ये बड़ा अच्छा टैक्स है, ये लगना चाहिए, जो अगर अपने आप को फाइलर नहीं बनता, रिटर्न नहीं देता तो उसको ये देना चाहिए। और उनकी थी कि इसको कोई एग्जम्पशन दे दे, यानी पर डे विड्रॉल की। हमने 50,000 पीटीआई की प्रपोजल फ्लोर के ऊपर प्लस जो सेनेट ने किया उसको मैंने बाइंडिंग अप में वो अमेंडमेंट किया अपने फाइनेंस बिल में। और जिस तकरीर का जिक्र कर रहे थे इसहाक डार साहब, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे की थी, असद उमर साहब ने की थी। क्या कहा था असद उमर साहब ने, सुनिए। इन्होंने एक 0.6% टैक्स लगाया है जी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर नॉन फाइलर के लिए। हमारे ख्याल में अच्छा इकदाम है। जैसे हम कोई भी आप नॉन फाइलर को आप ज्यादा कॉस्ट पे करने के लिए कहेंगे तो हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन शायद इनमें थोड़ा सा उसमें रह गई है गुंजाइश उस पॉलिसी के अंदर। वो ये है कि पहले ही इस वक्त हमारे गरीब लोग, छोटा डिपॉजिट होल्डर है, उसको तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम मिलता है। बैंकिंग हमारा बैंकिंग डिपॉजिट टू जीडीपी रेशो दुनिया के कम तरीन में से, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। एक वजह हुकूमत को पैसा जो बोरो करने की बैंकिंग सिस्टम से प्रॉब्लम होती है वो है ये कि हमारा डिपॉजिट बेस बहुत छोटा है, तो हम उसको और कर देंगे। तो इसमें एक एग्जेम्पशन लिमिट लगा दी जाए, डार साहब खुद फैसला कर सकते हैं कि कितनी एक अमाउंट है कि उससे नीचे नीचे का अगर आपका डिपॉजिट है
वो 50,000 हो, लाख हो, 3 लाख रुपए हो, जो भी मुनासिब समझते हो, जिसमें कम से कम ये ना हो, क्योंकि जो बिल्कुल छोटा डिपॉजिट होल्डर है वो तो बेचारी उसकी आमदनी नहीं है, वो टैक्स देगा कहां से? उसने तो नॉन फाइलर ही होना है, उसकी तो आमदनी कोई नहीं है। तो एक एग्जेम्पशन लिमिट कर दें उसके ऊपर, बिल्कुल ये 0.6% जो है हम इसको सपोर्ट करते हैं। ये वो तकरीर है जिसका इसहाक डार साहब जिक्र कर रहे थे कि इन्हीं ने एक मिनिमम अमाउंट प्रपोज किया था और हमारी तरफ से लगाया गया, लेकिन उसके बाद ये तकरीर असद उमर साहब ने 12 जून को की थी। कॉम्प्रिहेंसिव 33-34 मिनट की तकरीर थी जिसमें हुकूमत की बहुत ज़्यादा खामियों का जिक्र था, बजट की बहुत ज़्यादा खामियों का जिक्र था, मगर ये 0.6% के हवाले से जो डिबेट हो रही है, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन साहब हों, मोहम्मद सरवर साहब, चौधरी सरवर साहब हों, वो ताजिरों की हड़ताल को सपोर्ट करते रहे हैं, खान साहब खुद सपोर्ट करते रहे हैं और क्या कहते रहे हैं, ज़रा सुनिए। मैं ताजरों से आज मिला, हम इनकी स्ट्राइक की बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं और मैं बताऊं क्यों खड़े हैं। देखें, ये इस तरह के टैक्सों की बारिश करना लोगों के ऊपर, हर चीज के ऊपर सरचार्ज, टैक्स वगैरह, देखें ये जुल्म है पाकिस्तानी कौम से। हुकूमत को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, वो है FBR की रिफॉर्म करें। अब बैंक जो भी उन्होंने टैक्स लगाया 3%, 0.3%, इसके आखिर में तो कीमत आवाम देती है। आप देखा खान साहब क्या कह रहे थे। असद उमर साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया, कल खुद आए इसहाक डार साहब और ज़ाहिर है आपने भी खुद कहा कि आप इस हवाले से जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप ही का प्रपोजल था कि मिनिमम अमाउंट रख दें, हमने रखा और 0.6% को आपने इंडोर्स किया था, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना शदीद एहतजाज कर रही। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने कल कहा था वही आपने स्पीच के अंदर भी देख लिया। प्रपोजल, ये टैक्स लगाने का प्रपोजल जो है हुकूमत का प्रपोजल था। उस प्रपोजल के अंदर तमाम लोग जो हैं जितने की बैंकिंग डिपॉजिट रखते हैं वो तमाम असरअंदाज होने थे। अगर आप एक अमीर आदमी हैं, आपकी आमदनी ज़्यादा है, आपके वसाइल ज़्यादा हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, कोई वजह नहीं है, कोई बहाना इसमें आप नहीं बना सकते। तो उनके लिए एक मजीद टैक्स लगाना, मजीद क्या टैक्स लगाना, वो जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको एक और तरीके से पकड़ने को मुकम्मल तौर पे हम सपोर्ट करते हैं। नेशनल असेंबली की स्पीच में भी सपोर्ट करा था, मैं आज भी सपोर्ट कर रहा हूँ। हमने ये पॉइंट आउट कराया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट होल्डर्स हैं, उसमें से बहुत बड़ी तादाद, मेरे ख्याल में तकरीबन 40 लाख लोग आपको उसमें से ऐसे मिलेंगे जिनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो जो हमने तजवीज़ दी थी उस तजवीज़ की बुनियाद पर कोई 40 लाख लोगों का तो फ़ायदा हो गया। अब जो ये आप इमरान खान साहब को कहा था, इन्होंने लाहौर में कहा था और उसके बाद आके अगले दिन मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, पूरी मैंने मैथ समझाई थी कि क्या हो क्या रहा है, वो समझ गए थे। ये अभी फौरन की बात नहीं है, ये तकरीबन आप जो दिखा रहे थे क्लिप इमरान खान साहब का, ये कोई 6 हफ्ते पहले की बात होगी। मगर ताजिरों की आज जो स्ट्राइक है उसकी सपोर्ट में लोधरा में आज जहांगीर तरीन साहब ने बात की, कल चौधरी सरवर साहब मेरे शो में बात कर रहे थे, जहांगीर तरीन साहब का मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब, क्योंकि मेरी जहांगीर से डायरेक्ट बात नहीं हुई है। पीटीआई इज नॉट सपोर्टिंग दिस स्ट्राइक, नहीं सपोर्ट। पीटीआई की कोई सेंटर से कोई सपोर्ट नहीं है। कोई किसी एक मीटिंग के अंदर भी ये डिस्कशन नहीं हुआ है कि हमें इसको सपोर्ट करना है या नहीं करना है। मेरी 1-on-1 बातचीत जो है वो इमरान खान साहब के साथ हो चुकी है, मेरी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हो चुकी है। लेकिन मैं जो इमरान खान साहब जो पॉइंट बोल रहे थे ना, वो पॉइंट बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल तफसीलन आपसे सुन लेता हूँ वो पॉइंट। मगर खान साहब ने 30 जुलाई को ये कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। उसके बाद चौधरी सरवर साहब, जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि मगर पार्टी के कौन से प्लेटफॉर्म से फिर ये कहा गया है पार्टी की तरफ से कि हम इसको सपोर्ट नहीं। खान साहब ने कब कहा कि इस ताजिरों की स्ट्राइक को हम सपोर्ट नहीं कर रहे, टैक्स बिल्कुल दुरुस्त है? नहीं, खान साहब को ये कहने की जरूरत भी नहीं है कि हम स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करें। हर स्ट्राइक के ऊपर ये थोड़ी फैसला होता है कि हम सपोर्ट करें ही नहीं करें। 30 जुलाई को किया, आज भी जहांगीर तरीन साहब ने आज लोधरा में कहा है, कल चौधरी सरवर साहब ने कहा है, तो उसके बाद कैसे पता चले कि तहरीक इंसाफ इसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही? मैं असद उमर जो है वो चेयरमैन पॉलिसी प्लानिंग है तहरीक इंसाफ के, अमूमी तौर पे समझे जाते हैं इकोनॉमिक स्पोक्स पर्सन तहरीक इंसाफ के। ये गलत अगर मैं कह रहा हूं तो मुझे बता दें, इन दोनों में से कोई गलत बात कर रहा है। इसके ऊपर भी एक सवाल करता हूं मैं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप वाकई समझे जाते हो। जब ये तकरीर आपने की उस पर सागदार साहब ने तो एक क्या आपने कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर की थी, यहां तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा वक्त आपको दिया था। स्पीकर साहब ने एक दरमियान में कहा कि जी आपका वक्त पूरा हो गया, तो क्या कहा था श्री मजारी साहब ने, जरा सुनिए। मैं नाज़िम फिर मैं सवाल रखता हूं। उनको दुरुस्त कोट किया जिनके बारे में ये बता रहे थे। एक श्री मजारी साहिबा, इनका टाइम पूरा हो गया है, कंज्यूम करें जी। जी नहीं, आप जरा माइक पे बताएं, माइक खोलिए। श्री मजारी साहब, श्री मजारी साहब का माइक खोलें जी। मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि हमारे पहले स्पीकर को हम अनलिमिटेड टाइम अपने उसमें से दे रहे हैं। आई विश यू हैड बीन इन्फॉर्म्ड। जितना भी ये कंज्यूम करें जी, जितना भी करें।
थैंक जी यू। असद उमर साहब। मतलब अनलिमिटेड टाइम था, यानी कि आप पॉलिसी बता रहे थे, तो आप ही हैं और आप ही की पॉलिसी के तहरीक इंसाफ की जो बजट का रिस्पांस होता है, सबसे पहली तकरीर जाहिर है बजट पेश करते हैं डार साहब, उसके बाद पीपल्स पार्टी की बारी आती है और उसके बाद तहरीक इंसाफ की बारी आती है। तो पिछले साल भी यही हुआ था और इस साल भी यही हुआ है कि बजट का रिस्पांस मुझे पेश करना होता है और वो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है तहरीक इंसाफ की, जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी जाती बुनियाद के ऊपर बात नहीं कर रहा होता। लेकिन जो अब मैं वापस चला जो बात कर रहे थे इमरान खान साहब, मैं चाहता हूं आप उस तरफ जाएं, मगर अगर आप हैं और बिल्कुल as long as आप ये कमिट करें कि मुझे उसके लिए टाइम देंगे, और आप बिल्कुल मैं दूंगा उसके लिए टाइम, मगर आप मईशत को सुमर साहब बिल्कुल समझते हैं, जिसकी वजह से पार्टी आपको मौका भी देती है। तो असद उमर साहब जो इस सारा इकोनॉमिक पॉलिसी को लीड करते हैं पार्टी के लिए, पार्टी उनको पार्लियामेंट में भी उनकी क्या फिर, क्योंकि मैं भी जुगनू मोहसिन साहब का एक शो देख रहा था जिसमें आप मौजूद थे, बड़ा जबरदस्त आपका इंटरव्यू था, उसमें आपने कहा कि वो जो सिविल नाफरमानी वाली और हुंडी वगैरह वाली बात थी, वो खान साहब कंटेनर पे जाते हुए मुझे देख के गए, मुस्कुरा के कहने लगे देखो मैं भी जाके क्या कहता हूं। तो फिर आप सर, अगर आप है पॉलिसी को फ्रॉम द फ्रंट, तो पार्टी आपकी सुनती किस लेवल पर है? तरीन साहब कुछ कह रहे हैं, खान साहब कुछ कह रहे हैं, चोई सरवर साहब कुछ कह रहे हैं, आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर कुछ और कह रहे हैं। इशू जो था बड़ी इंटरेस्टिंग आपने उसकी इख्तरा की है। इशू ये था कि इस वक्त ये टैक्स जो है वो ठीक है नहीं है, जिस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है उसमें क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है, और इशू आपने इसको ये बना दिया कि तहरीक इंसाफ कैसे काम कर रही है। वो अच्छी जर्नलिज्म है, जितनी जबरदस्त आप मईशत को समझते हैं। खान साहब को आपने कहा ना कि कंटेनर पे जाते हुए उन्होंने मुझे मुस्कुरा के देखा कि देखो मैं जाके क्या कहता हूं, आपसे पूछा भी नहीं था। मैं उस प्रोग्राम के अंदर मैं बता भी चुका हूं, ये उसी प्रोग्राम के अंदर मैं वजाहत कर चुका हूं। वो 5 से 6 दिन का पीरियड था, धरना स्टार्ट हुआ था, एक बहुत ही चार्ज एटमॉस्फेयर था, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। उसके अंदर मुशावरत को मीटिंग नहीं होती थी 3 घंटे की, फैसला करें कि आज रात को क्या करना है। वो फास्ट पेस एग्जाम था। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली जो है मुशावरत के साथ फैसले किए जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर अगर मेरी कोई तजवीज है या दूसरों की भी तजवीज होती है तो उसको रखा जाता है और उसको डिस्कशन के बाद फाइनल किया जाता है। इस टैक्स पर मुशावरत क्या हुई है? मैं चाह रहा हूं कि जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उस तरफ आऊं, मगर पार्टी की पॉलिसी क्या है? कौन आप जो कह रहे हैं इस वक्त वो है कि इस ताजिरों की इस स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करते और इस टैक्स को सपोर्ट करती है पीटीआई, ये आज पॉलिसी है? जी मैं आपको, अगर आप मुझे मौका दें जवाब देने का, तो आपने अभी तक 20 मिनट कर दिया, तो मुझे जवाब देने ना। देखिए हुकूमत इसके अंदर टैक्स के अंदर गलत क्या करी है, पॉलिसी कंसेप्चुअली जो वो काम करने जा रहे हैं, मैं और तहरीक इंसाफ उसको सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने जितना टैक्स रिफॉर्म के ऊपर काम किया है पाकिस्तान की किसी तारीख में किसी सियासतदान ने नहीं किया, ठीक है ना, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। गलती कहां हो रही है हुकूमत ने, और ये हमने पहले भी कहा था, बगैर मुशावरत के किया, अनाउंस किया, किसी ट्रेड बॉडी को ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ था, बगैर मशवरे से आपने जाके अनाउंस कर दिया। उसके बाद आपने कोई इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई, लोग रो रहे हैं, मुझे रोज आपको भी मिलते होंगे लोग जो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मैं तो टैक्स फाइल करता हूं मेरा भी कट रहा है। मिलते हैं कि नहीं मिलते? लोग मुस्तकिल हो रहा है। इंप्लीमेंटेशन में कोई हुकूमत की तरफ से मुहिम चलाई गई, कोई इंफॉर्मेशन कैंपेन हो कि भाई ये तरीका कार है, अगर गलत हो गया तो उसको ठीक किस तरीके से कराया जाए, सिफर एफर्ट किया गया है। वो एक जो तर्ज हुक्मरानी है ना पीएमएलएन का, वो खासा है कि वो मुगल आजम का स्टाइल है, वजीर आजम वाला स्टाइल नहीं है, वो आपको इस टैक्स की इंप्लीमेंटेशन में। दूसरी चीज जो इमरान खान साहब, जो मैं उस वक्त बात करने की कोशिश कर रहा था, इमरान खान साहब ने जो कहा मईशत इस वक्त आपकी बैठी हुई है। जब मईशत गिरी हुई होती है, और इस बजट स्पीच के अंदर जो मेरी बजट स्पीच सुना रहे थे इसमें भी मैंने यही बात की थी, उस वक्त मजीद टैक्स नहीं लाते हैं। अभी सर्विस सेक्टर जो है निस्फ है पाकिस्तान की मईशत का। सर्विस सेक्टर के ऊपर टैक्स होता था, मिनिमम टैक्स होता था 1%, जैसे बाकी सब सेक्टर्स के ऊपर 2% एडजस्टेबल होता था, यानी कि आपने इनिशियल देना है, उसके बाद फाइनल रिटर्न फाइल करना है। 1% मिनिमम टैक्स को बढ़ा के एक ही साल के अंदर 8% पे, यानी 8 गुना बढ़ा दिया गया। इस वक्त 50% पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक इंतहाई खराब और नाजायज टैक्स की वजह से सख्त तरीन दबाव के अंदर आई हुई है। तो डिस्कशन ज्यादा इस वक्त हो रही है इसके ऊपर, ये विदहोल्डिंग टैक्स के ऊपर, क्योंकि वो इस वक्त सड़कों पे आ गए हैं और उन्होंने हड़तालें शुरू कर दी हैं। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि आप 1-2 हफ्ते और होने दें, अगर हुकूमत ने वो टैक्स ना बदला उस पे भी हड़तालें शुरू होने वाली हैं। सर्विसेज सेक्टर का इशू है और काफी ज्यादा जो लोग हैं वो परेशान है, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर एक और अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ताकि क्लियर पोजीशन आ जाए और आपकी तरफ से आएगी तो जाहिर है वो पार्टी पॉलिसी होगी। इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि ये जो टैक्स से इख्तिलाफ नहीं है, इसके ये जो दूसरे मामलात हो रहे हैं उसकी जो इंप्लीमेंटेशन, उसमें मसला क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने 5 सही काम करने थे, उसमें से 4 भी दुरुस्त करे अगर 1 दुरुस्त कर रही है। मगर जिस तरीके से आपके पार्टी के दूसरे लोग बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने 5 काम करने थे, अगर 4 नहीं दुरुस्त हो रहे तो आप वो कह रहे हैं ये 1 भी दुरुस्त क्यों कर रहे हो अगर 4 दुरुस्त नहीं कर सकते? तो मामला क्या है? 0.6 लगाए मगर दूसरी चीजें ठीक कर ले, या दूसरी चीजें ठीक नहीं इसलिए 0.6 भी ना लगाए?
नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप पीटीआई का रिस्पॉन्स, ये पीटीआई का रिस्पॉन्स था, मेरा जाती रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने आपको अपनी पोजीशन बता दी पार्टी के अंदर की क्या है। तो पीटीआई का जो सोच है, उस सोच के अंदर विद होल्डिंग टैक्स जो है अमीर लोगों के ऊपर, जो टैक्स न सिर्फ पूरा नहीं देते, वो टैक्स रिटर्न फाइल करने को नहीं तैयार हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है ये ना करने का, और उनको इस टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए। तरीकेकार इंप्लीमेंटेशन का अभी भी, आज भी मेरी तजवीज ये होगी कि डार साहब बुलाएं, अगर वो चाहते हैं। मैं तो ऑन रिकॉर्ड इस कौम के सामने सपोर्ट कर रहा हूं ना इस पॉलिसी को। अगर वो चाहते हैं हम मदद करें, पीटीआई मदद करे ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए और इस टैक्स के मामले को हल कराने के लिए, हम वो भी करने को तैयार हैं। क्योंकि मैं हमेशा पॉइंट आउट करता हूं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, पाकिस्तान पहले आता है, तहरीक इंसाफ बाद में आती है। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि तरीन साहब की जो भी पोजीशन है, चौधरी सरवर साहब की, खान साहब ने उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं की है, और जो ट्रेडर्स की स्ट्राइक है जो 0.6% पर है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट नहीं करती, 0.6% को करती है, और इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत बेहतर करे, जिसके लिए हर किस्म का ताउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने को तैयार है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, और उसके बाद एक अहम मामले पर बात होगी। शहबाज शरीफ साहब नाराज हुए थे एक बात पर, कल हमने उस पर बात की थी, मगर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ऐसी बात कर दी है जो इस बात को साफ साफ दिखाती है कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बदइंतजामी इसलिए नहीं हुई कि प्रोजेक्ट को गलत तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, बल्कि इसलिए भी हुई कि साफ नजर आता है कि ख्वाजा आसिफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के मामलात दुरुस्त नहीं थे। वाटर मिनिस्ट्री और वजारत आला पंजाब की जो आपस के मसाइल हैं, उसकी वजह से भी ये प्रोजेक्ट जो है उसमें मसाइल पैदा हुए। किस तरह पैदा हुए, क्या कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने, बात करेंगे एक ब्रेक में। नंदीपुर पावर प्लांट की बदइंतजामी के हवाले से हम आपके सामने हकाइक लेकर आए थे कि किस तरह हुकूमत की बदइंतजामी, इसकी लागत में इजाफे, और गुज़िश्ता हुकूमत की भी बदइंतजामी और इस हुकूमत की भी बदइंतजामी किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के टाइम पर ना आने का बाइस बनी। हमारी प्रोग्राम के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, हमारे प्रोग्राम के बाद खुद ख्वाजा आसिफ साहब प्रोग्राम में आए, उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि उसके अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और मामला उठाया, हम पर भी तनकीद की, थोड़ी सी ख्वाजा आसिफ साहब पर भी की, और अब साफ नजर आ रहा है कि अगर इस प्रोजेक्ट में मसाइल पैदा हुए तो वो पावर मिनिस्ट्री और जो एनर्जी और पावर की मिनिस्ट्री है ख्वाजा आसिफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उसका भी शाखसाना है कि ये प्रोजेक्ट मसाइल का शिकार हुआ। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ऐसी बात कर दी है जिससे साफ नजर आता है कि मामलात दुरुस्त नहीं थे। ये मिनिस्ट्री इस अहम प्रोजेक्ट के मामलात नहीं चला रही थी, बल्कि खुद शहबाज शरीफ साहब अपने हाथ में लिए हुए थे। ख्वाजा आसिफ साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज में आके ये तो कह रहे हैं, हमारे इंटरव्यू में भी आके कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूँ, एहतसाब के लिए तैयार हूँ, मगर उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वो जिम्मेदारी कहां डाल रहे हैं और किस बात का इशारा कर रहे हैं कि मामलात के जिम्मेदार वो कितने हैं और शहबाज शरीफ साहब कितने हैं। आज उन्होंने क्या कहा वो दिखाने से पहले जरा हम आपको दिखा दें कि हमारे साथ इंटरव्यू में क्या कह रहे थे ख्वाजा साहब। क्या नून लीग को यह बात समझने की जरूरत है कि सड़कें बनाने में और पावर प्रोजेक्ट लगाने में फर्क होता है। सड़क अगर 9 महीने में बननी हो तो शायद 6 महीने में बन जाती है तेजी से काम करके। मेट्रो पावर प्रोजेक्ट, मेट्रो का जो बस प्रोजेक्ट है उसे अगर 1.5 साल में बनना हो तो वो रिकॉर्ड मुद्दत में 9-10 महीने में बन सकता है तेजी करके, मगर पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं जिसमें इंजीनियरिंग का काम होता है उसे अपनी मुद्दत में ही मुकम्मल होना होता है। 2.5 साल की मुद्दत को 1.5 साल में कर ले, ये काम नहीं होता। पावर प्रोजेक्ट और सड़कें बनाने में फर्क होता है। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। गैस पे जो पावर प्लांट होता है, सड़कें होती हैं, मेट्रो होता है। हर एक चीज़ की ट्रांजैक्शन की उसकी कंप्लीशन का एक पीरियड होता है और वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिस डेडलाइंस को हम मीट कर सकें। ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात को, इस नुक्ते को डिफेंड नहीं किया कि फ़र्क होता है, और शहबाज शरीफ साहब को ना हमारा सवाल पसंद आया ना ख्वाजा आसिफ साहब का जवाब पसंद आया। उन्होंने क्या कहा वो देखिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या गहरी बात की। मगर देखिए क्या कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल बिजली के मंसूबे लगाने और बात है, सड़कें बनाना और बात है। वाह 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 वाह, सड़कें बनाना भी और बात है। फिर वो मेरे एक बड़े मेरे महबूब भाई हैं, उन्होंने कहा कि हाँ मेट्रो बनाना ये भी और बात है। वाह, बहुत अच्छी बात है। सड़कें बनाना और बात है, मेट्रो बनाना और बात है, और बिजली तो ये 6 महीने के में 100 मेगावाट किस तरह लग गया धरनों के बावजूद भी। ये अब किस माई के लाल ने पहले इस मुल्क की तारीख में ये इस तरह का काम किया? इस गुनाहगार ने किया नवाज शरीफ की क़यादत में।
ये दूसरी बात ये तय होगी कि ये रिकॉर्ड पीरियड में ये मंसूबा मुकम्मल हुआ। फिर वो कहेंगे जनाब ये सड़क नहीं है, ये बिजली का मंसूबा है। अब मेहमान ने कहा, मेरे बड़े बड़े कर्म फरमा है कि हाँ मेट्रो बस भी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। तो फिर अगर ये बात फिर बड़ी दूर चली जाएगी, बात फिर दूर चली जाएगी। और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बात की है उसके बाद लगता है कि बात वाकई दूर तक गई है। ख्वाजा आसिफ साहब आज काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे और जब उनसे सवालात किए गए उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आपने खाली तस्वीरें खिंचवाने के लिए इनॉग्रेशन की थी? नहीं, मेरा ख्याल है कि यू कैन एट द मोस्ट तस्वीरें खिंचाने के वाला जरा आपका कंक्लूजन जो है वो बड़ा फार फेच्ड है और थोड़ा सा हार्ड भी है। आई एम टेकिंग द लिबर्टी टू से दैट। लेकिन आप कह सकते हैं कि वो उस वक्त हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था। किसने इंतजार नहीं किया? मैं अपनी बात कर, कौन चाहता था जो कि मैं जाके जल्दी जल्दी फीते काट लूं? मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कटहरे में तो मैं खड़ा हूँ ना, तो मुझे अपनी बात करनी चाहिए। मुझे काशिफ अब्बासी की बात तो नहीं करनी चाहिए। नहीं सर, देखिए आप कहीं ना कहीं तो फैसला हुआ होगा ना कि हमने ये फीते काटने जाके जरा थोड़ा सा फोटो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जरा लहराएं हम कोई चीजें। किसने ये फैसला किया? देखें, मैं इधर बैठ के यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा हूँ। सर लेकिन मैं ये बात भी आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर ने ये एडवाइस किया था गवर्नमेंट को कि ये इसका इफ्तिताह ना करें। लेकिन ये दिस इज ए मैटर ऑफ ओपिनियन। ठीक, दिस इज ए मैटर ऑफ ओपिनियन। जो बंदे वहाँ पे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव या जो उसके वहाँ पे जो कोलीग्स वहाँ पे जो काम कर रहे थे, ऑब्वियसली दे हैड द अल्टीमेट वर्ड। यू नो, जो कोलीग्स वहाँ पे जिनको आपने सितारा इम्तियाज दिया, जो एमडी नंदीपुर को सितारा इम्तियाज, ये आप देख रहे हैं साफ साफ कह दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि एनर्जी और वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है उसने नहीं दिया था, उसने नहीं कहा था कि नंदीपुर की इनॉग्रेशन होनी चाहिए, जिसके बड़े इश्तिहार लगाए, करोड़ों रुपए के इश्तिहार लगाए। शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते रहे, बल्कि कहीं और से इसका इनपुट आया था। जिस नंदीपुर के एमडी को सितारा जुरा दिया गया, शुजात दिया गया, उसके हवाले से उसको चार्जशीट किया है वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने। यह बड़ा आम तासुर है कि उन्हें लगाया गया था शहबाज शरीफ साहब के कहने पर, चार्जशीट किया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों में कितने इख्तलाफात हैं और ये प्रोजेक्ट किस हद तक वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री चला रही थी, किस हद तक खुद शहबाज शरीफ साहब चला रहे थे। प्रोग्राम में आगे बात करेंगे एक अहम मसले की, जो मौजूदा जो इस वक्त एक ऐसा मसला है जिस पर शायद लोगों की नजर ना जाती हो, मगर मुल्क में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया हो जाए, खुदा ना खास्ता, या कोई कुदरती आफत आ जाए। गर्मी जब आई, हीट स्ट्रोक कराची में आया, तो हमने देखा कि इस तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का एतराज़ हुआ कि इस मुल्क में, इस शहर कराची में सर्द खाने ही नहीं हैं। और ये पूरे मुल्क का हाल है। 20 करोड़ आबादी के इस शहर में 20 सर्द खाने भी नहीं हैं और ये अहम मामला है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह छुपा रही है, लेकिन रफाई इदारे किसी हद तक किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर का भी यही हाल है, सिर्फ 2 सरकारी सर्द खाने हैं जहां सिर्फ 50 मैयतें रखने की गुंजाइश है। पेशावर में एक भी सर्द खाना नहीं है। पूरे जनूबी पंजाब में मैयतें रखने के लिए सिर्फ एक सर्द खाना है, जो कि निश्तर अस्पताल मुल्तान में है, जहां मैयतें रखने की गुंजाइश 50 से भी कम है। और अब आपको बताते हैं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत हाल, 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में सिर्फ एक ही सर्द खाना है जो ईदी फाउंडेशन के तहत काम कर रहा है, जहां एक वक्त में सिर्फ 250 मैयतें रखी जा सकती हैं। और जब हीट स्ट्रोक आया और इतनी सारी लोगों की डेथ हो गई, तो बहुत बड़ा मामला था कि उन लोगों को रखा कहा जाए, क्योंकि ईदी के सर्द खाने में जगह नहीं थी। आम बात यह है कि हाल ही में जो ये मामलात हो रहे हैं, इसके बाद इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की गई, मगर हुकूमत के कान पर जूं नहीं रहेंगी। कराची वो शहर है जहाँ पे टारगेट किलिंग के वाक़यात हों, शहर में दूसरे वाक़यात हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा हमें दर्जनों लाशें गिर जाती हैं। और खुदा न खास्ता इस ऐसे वाक़यात की रोक के हवाले से, और जब अगर ऐसे वाक़यात हो जाएं तो कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आते। सूबा सिंध में कहीं भी सरकार की सरपरस्ती में चलने वाले बड़े अस्पतालों से लेकर छोटे बुनियादी मराकज़ सेहत तक, वहाँ मुर्दों को रखने के लिए बड़े पैमाने पर कोई सर्दखाने मौजूद नहीं है। और अहम बात यह, और ये बहुत अहम बात है, कि कराची के अस्पतालों में मौजूद सर्दखाने भी अब नाकारा हो चुके हैं, और जो टीचिंग अस्पताल हैं उनमें रखे जो सर्दखाने हैं। और हुकूमत की तवज्जो का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक जदीद सर्दखाना बनाया गया, लेकिन वो भी फ़ाल नहीं हो सका। और ये बेतवज्जोही और बेहिसी की बदतरीन मिसाल है। गुलाम मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा खुसूसी, उन्होंने इस पर काम किया है, उनसे बात करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, जब एक लाडी में बन भी गया, वो भी क्यों नहीं ऑपरेट हुआ? क्यों इतनी बेतवज्जोही है? क्यों इतना सर्दमोरी करती है हुकूमत इस मामले में?
जी शाहजेब, ये जो सर्दखाना लांडी के अंदर मौजूद है, ये साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में 2009 के अंदर इसको बनाया गया था और इसके ऊपर जो टोटल लागत आई थी वो तकरीबन 4 करोड़ रुपए थी और बिल्कुल जदीद तर्ज का ये जो है ना वो सर्दखाना बनाया गया है और इसमें 100 लाशें रखने की जो है वो गुंजाइश मौजूद है। लेकिन आज उसको 6 साल गुजर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और केएमसी ने जो है वो उसकी जो एसएनई है, जो सालाना उसका बजट होता है, जो मुलाजमीन जिनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाना है उनको आज तक जो है ना वो अपॉइंट नहीं किया, उसकी एसएनई को मंजूर नहीं किया, जिसकी वजह से ये बना बनाया प्रोजेक्ट जो है आज दोबारा तबाही का शिकार हो चुका है और आज तक ये फाल नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा में बता रहे थे कि बने बनाए प्रोजेक्ट भी फाल नहीं हो रहे हैं। ये मामला है और ये सर्द मोहरी नजर आती है सर्द खानों के हवाले से एक ऐसे शहर में और पूरे मुल्क में जिसका हाल हमने आपको दिखाया और गुलाम मुस्तफ़ा भी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अब आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी, तफसीलन बात होगी उस दिन की खबरों के हवाले से, वीकेंड पर होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।